प्रणब मुखर्जी आए पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि जनगणना मंजूर, कि ओबीसी की हालत बहुत ख़राब है, जब तक आप ट्रिपल टेस्ट पास नहीं करोगे तब तक आरक्षण नहीं। कहाँ से डाटा लाएंगे? कौन जाएगा कोरोना में घर घर? शरद यादव साहब और लालू जी साहब लोगों ने स्ट्रगल की, जो मंडल कमीशन मिला वीपी सिंह से आज हमारे हाथ से चला गया है, हमारा आरक्षण जा रहा है, आप कैसे बचाओगे बोलो? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो आरक्षण है वो संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है। हमारे लोग अगर उस पार्टी में है भी बोलने से डरते हैं। निकाल दिया भारत सरकार ने, और उसके ऊपर जब आवाज़ उठी तो कहने लगे चलो हम लोगों ने राज्यों को आरक्षण का अधिकार दे दिया। अरे भाई क्या फ़ायदा, क्या हुआ? वो तो था ही हमारे पास। और सवाल ये है कि 50% तक तो हम दे चुके हैं, तो अभी और किसको और कैसे दें? इनकी जो बात जो है तमिलनाडु की वो अलग है। उनका आरक्षण 1921 से है, वो 50% से भी ज़्यादा है, 74 तक जाता है। और वो जो आरक्षण जो है 9th शेड्यूल में डाला गया है। 9th शेड्यूल में अगर डाल दी कोई बात तो उसका चैलेंज कोर्ट नहीं करता, तो वहाँ उनको जो है संरक्षण मिला। अब हमारा यहाँ क्या हो रहा है, जो आज की बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने सुबह के मीटिंग में बोला, फिर से आपको बोल, बड़े ध्यान से सुनो, ये मैं उनको भी बोलने वाला हूँ, उल्सन साहब को शायद नज़रअंदाज हो कर गए। हमारे महाराष्ट्र में 4-5 जिलों में जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ये ओबीसी का आरक्षण 60%, 65%, 70% हो गया, क्योंकि पैसा कायदा जो आया ट्राइबल का, तो उनकी जनगणना के मुताबिक उनका आरक्षण दे दो। तो वो आरक्षण देने के बाद फिर हमारा 27% वो ऊपर चला गया। तो कोई आदमी जो है सुप्रीम कोर्ट में कि 50% से ऊपर चला गया। अब उसके ऊपर जो है बहस चली। और इसके पहले की बात ये बता रहा हूँ, 2010 में के कृष्णमूर्ति की एक केस हुई। के कृष्णमूर्ति 5 जज लोग थे सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल आरक्षण जो है ये मंजूर है ओबीसी का, मगर उसको ट्रिपल टेस्ट में तुम ढालना चाहिए। 3 टेस्ट पास करो तब आरक्षण है, नहीं तो आरक्षण नहीं है। देखो मैं थोड़ा सा जो है आपको कंटाला आएगा कि ये क्या बोल रहा है, मगर आप जब तक समझोगे नहीं लड़ोगे भी कैसे। तो उन्होंने कहा ट्रिपल टेस्ट, क्या क्या टेस्ट है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट को है तो उनको उनके लोक संख्या के हिसाब से दे दो। अब वो ज़्यादा है तो हो सकता है उनको 40% मिलेगा, हो सके उनको 45% मिलेगा, 50% से ऊपर नहीं जाना। मतलब क्या हो गया? किस जगह हमको 5% मिलेगा, किस जगह 0, किस जगह अगर वो कम है तो 27% मिलेगा। अच्छा ठीक है, वो भी मंजूर किया 50%। समझो तीसरी जो है शर्त उन्होंने डाली कि एम्पिरिकल डाटा जो है आप तैयार करो। जनगणना करते हुए ये ओबीसी बैकवर्ड है पॉलिटिक्स में, ये तुम जो है सिद्ध करो। एक केस जो हुई, जब ये आया तो हम ताबड़तोड़ जो है हमारे समीर भुजबल जी वो भी पार्लियामेंट में थे, हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि भाई ये डाटा मांग रहा है, एम्पिरिकल डाटा वगैरह वगैरह। तो ताबड़तोड़ हमारा जो है 2011 से जो जनगणना है उसमें ओबीसी की जनगणना करो, ये हम सुप्रीम कोर्ट से कहे। और फिर हमने समीर को कहा कि भाई तू पार्लियामेंट में है तो तुम जो है प्रस्ताव सामने रख पार्लियामेंट के सामने। वो उसने प्रस्ताव तैयार किया। गोपीनाथ जी मुंडे बीजेपी के थे, वो उसके पीछे खड़े हो गए, शरद यादव जी खड़े हो गए, लालू यादव जी खड़े हो गए, सब खड़े हो गए और कहने के 100 सांसद खड़े हो गए और कहे उन्होंने कि जनगणना होनी चाहिए। शरद पवार साहब ने भी बोला कैबिनेट में कि जनगणना भी करो, 100 लोग मांग रहे हैं। प्रणब मुखर्जी आए पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि जनगणना मंजूर,
हम खुश। हम सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चलो अभी तो जनगणना हो रही है, हमारी पिटीशन केस जो है वापस, हमने वापस कर ली। अब वहाँ उसके आगे क्या होगा कि हर जनगणना जो है 10 साल के बाद होती है, वो सेंसस कमिश्नर के द्वारा होती है भारत की। उसमें आपने कुछ गलत कहा तो इसके लिए सज़ा है, ठीक है, पनिशमेंट है। इन्होंने क्या किया, हमारी जनगणना की ग्राम विकास डिपार्टमेंट और शहर विकास डिपार्टमेंट अलग से की जनगणना। अच्छा भाई, वो काम शुरू हो गया, 2016 में ख़त्म हुआ। 2016 में सारा डाटा आया ओबीसी के जनगणना का बीजेपी गवर्नमेंट के हाथ में। जेटली साहब ने एक दिन कह दिया कि ओबीसी की हालत बहुत ख़राब है, घर नहीं है, शिक्षा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत। मगर उन्होंने हमको कौन से स्टेट में कितने लोग हैं आंकड़ा नहीं दिया, सिर्फ बोला कि बहुत ख़राब परिस्थिति है। आगे फिर ये हुआ, 2017 में एक केस महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एक आदमी ने जो सुप्रीम कोर्ट में डाली और 2 साल केस चली। फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे और फिर उनके ध्यान में आया कि अगर ये नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने जो है एक अध्यादेश जो है निकाला, पारित किया। मगर फिर उसके ध्यान में आया उनके कि भाई एम्पिरिकल डाटा कहाँ है, जनगणना कहाँ है। ये 50% तो मान लिए, चलो SC ST का भी दे दिए, किस जगह ओबीसी को 10% मिलेगा, किस जगह जो है 27% मिलेगा, थोड़ा सा कम होगा, मगर एम्पिरिकल डाटा का है। दूसरे दिन से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि एम्पिरिकल डाटा दो, एम्पिरिकल डाटा दो। भारत सरकार ने कहा नहीं देंगे। उन्होंने नीति आयोग को लिखा, नीति आयोग बोला सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के पास है। उन्होंने गहलोत जी जो है तब के मिनिस्टर और ये तुम्हारा रामदास अठौली, उनके तुम्हारे पास है, दे दो। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे, हमारा स्टडी चालू है, अभ्यास चालू है, वो गलती है, ये है, वो है। उन्होंने दिया नहीं। हमारी गवर्नमेंट आई, हमने भी मांगना शुरू कर दिया, एम्पिरिकल डाटा दिया नहीं। अभी आगे ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ज़रा इम्पॉर्टेंट है। 4 मार्च 21 को खानविलकर जज साहब के जो बेंच ने जजमेंट दिया, जो इस पे अभ्यास करने वाले वो लिख ले, 4 मार्च को 21 को रीट पिटीशन सिविल नंबर 980 ऑफ 2019। उन्होंने कहा जब तक आप ट्रिपल टेस्ट पास नहीं करोगे तब तक आरक्षण नहीं। अब ध्यान में आया आपके? अभी हमारे महाराष्ट्र में जिला परिषद, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सारे इलेक्शन 2-4 महीने में लग रहे हैं, प्रोसेस शुरू हो गया और ये बोलते हैं कि ट्रिपल टेस्ट नहीं है तो आरक्षण नहीं। अभी हमने कहा भाई चलो एक टेस्ट तो हमने मान ली, शेड्यूल ट्राइब को उनके हिसाब से दे दो, दूसरी भी मान ली 50% हम उसके नीचे रहेंगे। अब तीसरी जो है एम्पिरिकल डाटा कहाँ है, कहाँ से लाए? जब आपकी जनगणना 2021 की शुरू नहीं हो पाई कोरोना की वजह से, तो ये हम लोग कैसे जनगणना करेंगे, कहाँ से डाटा लाएंगे, कौन जाएगा कोरोना में घर घर? और हम यहाँ लटके हुए हैं। हम पिछले मंगलवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में कपिल साहब को खड़ा कर दिए और कहा कि उनको कहो, उसको भारत सरकार को हमको एम्पिरिकल डाटा दो, हम दुविधा में पड़े हैं। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के वो आए कोर्ट में और उन्होंने कहा कि हमको 1 महीने का समय दे दो, हम उसमें जो जवाब देना चाहते हैं। 23 सितंबर को अब सुनवाई है। बात है कि ये कोर्ट तो चलता रहेगा, इलेक्शन तो सर के ऊपर मंडरा रहा है, अब करे तो करे क्या। और फिर एक बार और बोल रहा हूँ मैं सबको, अगर यहाँ से कोई विधिज्ञ हो गए वकील तो ध्यान में रखे, उन्होंने ये कहा उनके जजमेंट में कि कॉन्स्टिट्यूशन के 142 के तहत ये हम जजमेंट दे रहे हैं।
अब जब उसके तहत जजमेंट दिया जाता है तो पूरे देश को ये जजमेंट लागू होता है। अब ताली बजाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि जिनको मालूम नहीं है, शायद बिहार है, उत्तर प्रदेश है और क्या मध्य प्रदेश है, सबको जो हमारी जो कठिनाइयाँ वो कठिनाई उनको भी हो गई है। अभी तक उनको मालूम नहीं कि करना क्या है। ये हाल है और इसलिए मैं चाहूँगा कि इसके लिए अभी हमने शरद यादव साहब को भी कहा, तो उन्होंने कहा कि एक जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप जो है ओबीसी का जो लड़ाई करे, ये आप तैयार करो। ज़रूर आपके सहयोग से हम ये ग्रुप तैयार करेंगे। ये विल्सन साहब जैसे जो हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार है कोर्ट में, कचहरी में, ऐसे लोगों को जो है, नहीं तो एक एक वकील का क्या क्या रहता है आपको पता है क्या। तो ऐसा एक ग्रुप हम तैयार ज़रूर करेंगे जो हमारी लड़ाई जो है आगे लड़ेगा। मगर जैसे उन्होंने कहा कि बिना स्ट्रगल कुछ भी नहीं है। स्ट्रगल कई बार हुई, शरद यादव साहब और लालू जी साहब लोगों ने स्ट्रगल की। जो मंडल कमीशन मिला वीपी सिंह से आज हमारे हाथ से चला गया है। अब हमको फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा, कोर्ट में, कोर्ट के बाहर और संसद में, विधानसभा में, सबके सामने ये सवाल रखना होगा कि भाई इसका क्या होगा। हम चाहते हैं कि आप सब लोग अपने अपने सांसद को, अपने अपने जो एमएलए को, अपने पार्टी जो कोई पार्टी हो, हमको कोई लेन देन नहीं है, बोलो हमारा आरक्षण जा रहा है, आप कैसे बचाओगे बोलो। तो ये हमारे सामने सवाल है। मैं तो कहूँगा, हमने 2 जो है प्रस्ताव पारित किए समता परिषद में। एक तो हमारा ये जो आज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो आरक्षण है वो संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है। ओबीसी का आरक्षण जो है वो स्टैट्यूटरी है, राज्य सरकार द्वारा किया गया हुआ है अलग अलग जगह। तो हमारी पहली मांग जो यह है कि हमारा भी आरक्षण रिजर्वेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन हो। जब से ये आरक्षण मिला है 1991 से, तब से हम कोर्ट में जा रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन होता तो ये झगड़ा नहीं होता, न हमारे ऊपर कोई जो है गाज गिरती। तो ये, और दूसरी मांग बिल्कुल ये है कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। ओबीसी की जनगणना करो। भेड़ बकरियों की जनगणना करते हो, पेड़ों की जनगणना करते हो, जिंदे इंसान की नहीं करते हो। अच्छा, आप बोलेंगे फिर आप शेड्यूल कास्ट की करते हो, शेड्यूल ट्राइब के करते हो, हिंदू हो का, मुसलमान हो का, ये सब पूछते हो। बस इतना एक ही पूछो, ओबीसी है क्या, खत्म। क्या आपको तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है क्योंकि जब पहले जैसे कहा गया 1931 में जो जनगणना हुई ब्रिटिशों ने की, तब 54% ओबीसी इस देश में थे। 54%। तो 54% के आधा 27% हमको आरक्षण मिला। कहना यह है कि अब एक जनगणना होगी, आंकड़े अगर सामने आएंगे शायद वो बढ़ेंगे, कम होने की तो कोई गुंजाइश नहीं है, और मांग बढ़ेगी कि हमारा आरक्षण बढ़ा। इसलिए वो चाहते हैं, जैसे कि कहा गया, सब जगह वही बैठे हैं, सब जगह उसी विचार सरणी के लोग बैठे हैं कि हमको दुविधा में डाल दो, कुछ ना कुछ करो। इलेक्शन के लिए तो तुम हमारे हो, इलेक्शन होगा कौन तुम कौन हम। हमारे लोग अगर उस पार्टी में है भी, बोलने से डरते हैं, कोई बोल दिया तो उसको पत्ता कट हो जाए। और इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे नेतागण क्या बोलते हैं वो बात अलग, एमएलए और एमपी, मगर आप कार्यकर्ता जो जुझारू है वो अगर रास्ते पर खड़े होकर बोलते हैं और सब एमएलए एमपी को बोलते हैं कि ये हालात सामने हैं,
इसको सुधारेंगे कैसे, तो ये 2-4 चीज़ें आप कर लो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल करो, जनगणना करो, और ये जो एम्पिरिकल डाटा जो है वो तुरंत जो है गुजरात को दे दो, महाराष्ट्र को दे दो, यूपी को दे दो, बिहार को दे, सबको दे दो। फटाक से 2 महीने के भीतर जो है उनका जो कमीशन जो है इसके ऊपर स्टडी करेगा, काम खत्म, आरक्षण जारी रहेगा। नहीं तो आरक्षण में जो है धोखा पैदा हुआ। तो हमारी बात यह है, हम ज़्यादा आपसे जो है समय नहीं लेना चाहते हैं। ये जो संघर्ष चला है कोर्ट में, तो कुछ संघर्ष मालूम होते हैं, कुछ संघर्ष बस एक महाराष्ट्र स्टेट लड़ रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं, बाकी को लोगों को मालूम नहीं कोर्ट में क्या हुआ। मैं आपके जो है सामने इस बात को जो है लाने की कोशिश इस प्रोग्राम के द्वारा कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ठीक है, बाकी तो बहुत जो कठोर भाषण तो हम कर सकते हैं, मगर इस समय जो है हमारे सामने जो कठिनाइयाँ पैदा हुई है वो हमने आपके सामने रखी है, और आप बड़े जानकार हो, अभ्यास करने वाले हो, इसके ऊपर आप नज़रअंदाज करते हुए आप इस लड़ाई के लिए तैयार हो जाए, और जो भी मदद कोर्ट में हो, गवर्नमेंट में हो, रास्ते पे हो, आप मदद करें और ये ओबीसी का आरक्षण बचाए, बढ़ाए, और अपना भविष्य जो है बाल बच्चों का वो समृद्ध करे। धन्यवाद। जय ज्योति, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।